नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल पर मनमाने तरीके से नियुक्तियों का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, राष्ट्रपति से मिले गृह मंत्री। प्रधानमंत्री की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक, 1 साल की उपलब्धियों पर चर्चा। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अभियान हुआ तेज। जयललिता 5वीं बार बनेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में चुनी जाएंगी नेता। 23 मई को शपथ ग्रहण। और जिला अस्पताल बनेंगे मेडिकल कॉलेज। पहले चरण में चुने जाएंगे 58 अस्पताल। एमबीबीएस की होंगी 100 सीटें। और बांग्लादेश दौरे के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान। हरभजन सिंह की टेस्ट टीम में वापसी। वनडे में समी की जगह धवल कुलकर्णी को मौका। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और अब करीब करीब यह तय हो चुका है कि एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता 23 मई को तमिलनाडु की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पार्टी ने इस सिलसिले में 22 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। जयललिता को नेता चुने जाने के बाद ओ पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी हुई जयललिता फिर से तमिलनाडु की कमान संभालने की तैयारी में है। 22 मई को पार्टी विधायक उन्हें नेता चुनेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम इस्तीफा देंगे, जिसके बाद 23 मई को जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 22nd there will be a MLA's meeting in our head office and all the letter will be taken by Anand OPS and they will go to meet governor and I think Mr. OPS will give his resignation letter also to the governor. It's all formalities. 23rd afternoon Amma will be taking the charge of CM. माना जा रहा है कि जयललिता चेन्नई की आरके नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से एआईएडीएमके के विधायक रविवार को इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले साल 27 सितंबर को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को इस मामले में बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। पीटीआई के कार्यकारी संपादक वीएस चंद्रशेखर साहब हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत राज्यसभा टीवी में। और अब एक पूरी तरीके से तस्वीर साफ और पहले से तय भी लग रहा था कि जयललिता मुख्यमंत्री बनेंगी और मैं कहूं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस सिर्फ एक औपचारिक ऐलान बाकी है। आप जरूर ठीक कह रहे हैं। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो जयललिता जी डेफिनेटली 23rd या 24th चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगी और तमिलनाडु या मुख्य ये पर्टिकुलरली वो एआईएडीएम के रैंक एंड फाइल इसी के लिए बहुत तैयार है और वो इंतजार कर रहा भी है। पिछले 10 महीने वो जब जेल में थे, वो इसी कर्नाटक हाईकोर्ट वर्डिक्ट के लिए तैयार कर रहा था और अभी वो भी हो गया। ये चीफ मिनिस्टर हो जाएगी। चंद्रशेखर जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जयललिता पिछली बार से कुछ अलग दिखेंगे इस बार अपने कामों को लेकर, वर्किंग स्टाइल को लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं? जरूर इसमें कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन और आप पिछले 10 महीने जब जेल में थे, जब जेल के बाद 1-2 महीने के बाद बेल में जब बाहर आई, उसमें से बहुत रेस्ट्रेन्ड स्टाइल अडॉप्ट कर रही है। वो कोई स्टेटमेंट्स, अननेसेसरी स्टेटमेंट्स कुछ नहीं देती है और उसका कैडर को भी वो एडवाइस किया है और कुछ गलत काम नहीं करने के लिए। और पूरा तमिलनाडु सरकार इनका आने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है पिछले 9-10 महीने में कोई काम नहीं कर रहा हो रहा है वहाँ तमिलनाडु में। जैसे ऑर्डिनरी
डे टू डे डिसीजंस भी वहाँ कोई नहीं ले रहा है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक मई में था, वो भी नहीं हुआ है, और बजट भी ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट हुआ था, इसीलिए सबके लिए वो गवर्नमेंट वहाँ इंतजार कर रहा है। तो क्या ये माना जाए चंद्रशेखर साहब की और ये जयललिता के जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन रही थी तब तक ये काम जो है पूरी तरीके से स्लीपिंग मोड पर थे, और कोई भी छोटे बड़े फैसले जो मैं कहूं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो लेने से बच रहे थे। या ये जरूर है, ये ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। इसका पहले वो अम्मा उनावगम, दैट इज अम्मा रेस्टोरेंट्स जो चल रहा था कॉमन पीपल के लिए, वो भी बहुत जगह ये बंद हो गया है। एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, बहुत अहम प्रोजेक्ट है, सिटी के लिए चाहिए, वो भी एक ट्रायल रन के बाद बंद होके और टप रहा है। ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर आने के लिए वेट कर रहा है, वो भी ये जब चीफ मिनिस्टर हो जाएगी उसके बाद वो प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। ऐसे बहुत चीजों वहां इंतजार है ये चीफ मिनिस्टर, जयललिता चीफ मिनिस्टर होने के लिए। उसके बाद अभी और एक स्पेकुलेशन चल रहा है, अगर वो ये जो 9-10 महीने वो ठीक नहीं हुआ ने, इसके लिए मेकअप करने के लिए थोड़ा जल्दी से जल्दी डिसीजंस लेके वो बिहार इलेक्शन के साथ तमिलनाडु भी जा सकता है, ऐसे कुछ स्पेकुलेशन है। अभी तक एआईडीएमके से ऑफिशियली कुछ आया नहीं है इसके बारे में कुछ। तो क्या चंद्रशेखर साहब ये माना जाए कि एआईडीएमके शायद ये समझती है या उसका अपना आकलन है कि जयललिता के बरी होने के बाद करप्शन के आरोपों से पार्टी को जो मैं कहूं कि डेंट लगा था उससे पार्टी उबर चुकी है, और अब करप्शन के मामलों पर वो विपक्ष पर हमले बोल सकती है, घेर सकती है, और इसीलिए अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है। हो सकता है ये अपनी तरफ से एआईडीएमके और जयललिता क्लेम करेंगे ये तो करप्शन का टप्पा हमारे से दूर हो गया, लेकिन विपक्ष वो नहीं छोड़ सकता है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, और कर्नाटका गवर्नमेंट इसके ये हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसके खिलाफ अपील करेंगे, ऐसा उनका अनुमान है अपोजिशन पार्टी तमिलनाडु में, क्योंकि वो कुछ मैथमेटिकल एरर बोल रहा है ना हाई कोर्ट जजमेंट में, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स में ये जज कुछ गलत किया है। इसके लिए वो निवारण के लिए वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो इश्यू बनकर वो अपने आप अपने अपोजिशन की तरफ से उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस लेवल करेंगे। तो अब पॉलिटिकल बैटल मैं कहूं अगर चंद्रशेखर साहब, तो वो किस तरीके से नजर आ रहा है जयललिता के बाहर आने के बाद, और जब दोबारा मुख्यमंत्री की वो शपथ लेंगी उसके बाद? उसके बाद आपका एक तरफ एआईडीएमके जरूर है, बाकी तरफ अभी स्टालिन, वो करुणानिधि का डीएमके चीफ करुणानिधि का बेटा है, वो अभी पूरा कसर ले रहा है, सब विपक्ष नेताओं से मिल रहा है। एक फैमिली में एक मैरिज आ रहा है, उसका इनविटेशन न्योता देने के लिए जा रहा है। वो उसका बहाना में वो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट में भी वो एफर्ट्स ले रहा है, और खास करके विजयकांत एमडीएमके विजयकांत का नेतृत्व में ये एक मेन अपोजिशन पार्टी है तमिलनाडु असेंबली में, उसको और एमडीएमके और बाकी सब पार्टीज को ये जुड़ने में वो अभी जो काम में है। वो एक तरफ एआईडीएमके, बाकी तरफ वो मेन अपोजिशन पार्टीज एक साइड आने के लिए संभावना भी लगता है। तो क्या विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है तो वो मैं कहूं कि जयललिता को लेकर जो एक सहानुभूति की दिख रही है शायद कुछ इलाकों में, या फिर उनके जो कैडर को लेकर एक नया उत्साह दिख रहा है, ये टफ फाइट हो सकती है? फिर ये आप एक तमिलनाडु में एक चीज आप मन में रखना है, ये दोनों एआईडीएमके डीएमके करीब 25 to 30% वोट्स है। बेसिक स्ट्रक्चर उनका
अभी भी मजबूत है जब डिफीट या विक्ट्री दोनों में होता है। इसके अलावा और छोटा छोटा पार्टीज वो अलायंस में जो आता है, वो जिस अलायंस में जाता है उसका कुछ स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ये नहीं कह सकता है वो एआईएडीएम के वो जयललिता कोर्ट में केस में जीत लिया इसीलिए वो इलेक्शन में भी जीतेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ये 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, इसीलिए ये जो बैटल होगा वो टफ होगा। और कई राज्यों में देखा गया चंद्रशेखर साहब की जब आखिरी साल होता है चुनाव से पहले, उस वक्त सरकारें आम आदमी के लिहाज से कई सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, या फिर मैं कहूं कि वोटर्स के बीच में या जहन में जो नेगेटिविटी होती है सरकार को लेकर उसको कम करने के प्रयास होते हैं। क्या कुछ इस तरह के प्रयास भी आप महसूस कर रहे हैं कि हो सकते हैं जयललिता की सत्ता में आने के बाद? ये तमिलनाडु में आपका पता है वो फ्री बीस का पॉलिटिक्स है, वो इंडिया पूरा देश में भी तमिलनाडु तो नंबर 1 है फ्री बीस देने में। इसीलिए ये नहीं कह नहीं सकता वो नहीं हो सकता है। डेफिनेटली ये जो इलेक्शन तक आप नया रोमांचक स्कीम्स ला सकता है वो वोट कवर करने के लिए। तब भी ये 4 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी आप मानने पड़ेगा, और अपोजिशन पार्टीज कितना एकजुट हो जाएगा उसकी निर्भर है वो इलेक्शन का क्या हो सकता है। जी, वीएस चंद्रशेखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। तीन देशों के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी। क्या हुआ हासिल, क्या रही चुनौतियां? देखिए देश देशांतर। कैसा रहा विदेश दौरा? आज रात 8:30 बजे। मेरा माजी, मेरी तन्हाई का ये अंधा शिगाफ, ये कि सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज की मानिंद मेरे साथ जिया। कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाह, मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन। तू एक मस्जिद वीरान है, मैं तेरी अज़ां जो अपनी ही वीरानगी से टकराकर ढकी छुपी हुई बेवा ज़मीं के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रहा विवाद सुलझता नजर नहीं आता। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 4 दिन में किए गए सभी तबादले और नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने इसके जवाब में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं जिसके तहत इन फैसलों को रद्द किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की तैनाती और काम बांटने का अधिकार होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि जनता का भरोसा उनके साथ है। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा अरविंद, मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और दिल्ली के विवाद को केजरीवाल और नजीब जंग को आपस में सुलझाने की सलाह दी। एलजी और चीफ मिनिस्टर आपस में बातचीत के द्वारा इसका समाधान कोई न कोई निकालेंगे ही। अधिकारों को लेकर जारी इस विवाद में कोई भी पक्ष झुकता नजर नहीं आ रहा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उपराज्यपाल ने बुधवार को सरकार की ओर से लिए गए सभी ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया।
अपने आदेश में नजीब जंग ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में स्टेनोग्राफर से लेकर किसी IAS की नियुक्ति तक का अधिकार उनके पास है। इसके बाद एलजी ने मीडिया में भी एक रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा सचिव और प्रधान सचिवों की बैठक ली। बैठक में एलजी और सीएम के बीच जारी विवाद से उभरे असमंजस को दूर करने की कोशिश की गई। इस बैठक में शकुंतला गैमलिन भी शामिल हुई, जिनकी नियुक्ति से यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि प्रधान सचिव अनिंदो मजूमदार बैठक से ठीक पहले छुट्टी पर चले गए। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीम। दिल्ली सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव किस आधार पर नियुक्त किया गया। 2 महीने पहले 13 मार्च को ये नियुक्तियां हुई थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और 1 जुलाई तक दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक की। बैठक 26 मई को केंद्र में एनडीए सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। सरकार इस 1 साल के दौरान हासिल उपलब्धियों का प्रचार करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कामकाज की आलोचना की है और आज से उसने सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत कांग्रेस के नेता 26 मई तक अलग अलग राज्यों में करीब 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आर्थिक राजनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश करेंगे। मायाजाल पिरोने की इनकी बहुत बड़ी आदत है और जो सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और विकास के ढांचे को पूरी तरह से इन्होंने क्रूर तरीके से तोड़ मोड़ के रख दिया है और देश की आम जनता और गरीब जनता जिसका पहला हक है देश के संसाधनों पर, पूरी तरह से उनको विवश कर दिया है। और वर्तमान में तो बातों का बहुत व्यापार हो रहा है, लेकिन झूठ का बहुत प्रचार हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस साल पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये कहना है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राज्य में नया नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं ताकि पार्टी को नेहरू के जमाने जैसा मजबूत बनाया जा सके। जयराम रमेश ने कहा कि क्षेत्रीय नेतृत्व इसलिए भी जरूरी है ताकि पार्टी को राज्यों में मजबूती मिले। उन्होंने पुराने और नए नेता की बहस को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। If you are asking me whether Mr. Rahul Gandhi will become Congress president in 2015, the answer is most definitely, most probably. When in 2015, I can't say. That depends on him, it depends on the Congress president, it depends on senior leaders, many factors. विदेशों में बसे अनिवासी यानी एनआरआई भारतीयों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में एक कानूनी मसौदा तैयार किया जिसके तहत ई वोटिंग या अप्रत्यक्ष मतदान का अधिकार मिल सकता है। चुनाव आयोग की विशेषज्ञ समिति के मुताबिक इसके लिए मौजूदा निर्वाचन कानून में बदलाव किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मसौदे को जांच के लिए कानून मंत्रालय को भेजा है। जैदी के मुताबिक आंकड़ों में पाया गया है कि वोट डालने के लिए 12,000 में से सिर्फ 10 भारतीय ही लंबी दूरी तय करके भारत आते हैं और यही वो वजह है जिससे एनआरआई को ई वोटिंग या प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देने के बारे में सोचा गया। प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार अभी तक सिर्फ सरकारी ड्यूटी पर तैनात लोगों को ही मिलता रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में तब्दील करने का एक अहम फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में 58 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। एक मेडिकल कॉलेज पर करीब 190 करोड़ का खर्च होगा जिसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार वहन करेगी और अगले 4 वर्षों में 150 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में तर्ज पर विकसित करने की योजना है। वर्तमान में लगभग 404 मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन ज्यादातर दक्षिण भारत में है। इससे डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को खासी दिक्कतें होती हैं। देश में अभी 10,000 मरीजों में से सिर्फ 7 डॉक्टर हैं जबकि WHO के मानकों के तहत 1,000 मरीजों पर 7 डॉक्टर होने चाहिए।
मुंबई आतंकी हमला मामले में पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 7 गवाहों को समन जारी किया है। इन्हें मामले की अगली सुनवाई 27 मई को अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। आतंकवाद निरोधक अदालत में पिछले 4 महीने से मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत याचिका में सुनवाई के लिए रिकॉर्ड जनवरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास थे। आज सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद के आईजी ने लखवी की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में जवाब दिया। इससे पहले लखवी ने अदालत में अर्जी दायर कर अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की अपील की। 2008 में मुंबई आतंकी हमले में ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ पाकिस्तान में सुनवाई चल रही है। दो 2016 में भारत की विकास दर चीन से अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% होगी, जबकि इस साल ये 7.6% है। वहीं चीन की वृद्धि दर 2015 में 7% और अगले साल 6.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के आर्थिक परिदृश्य को बेहद अनुकूल बताया गया। घरेलू खपत और निवेश बढ़ने के साथ निर्यात में बढ़ोतरी से दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रफ्तार मिलेगी। भारत की मदद से दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि को और गति मिलने का भी आकलन इस रिपोर्ट में किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के टीम इंडिया का आज ऐलान हो गया। विराट कोहली की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टेस्ट टीम में स्पिनर हरभजन सिंह की वापसी हुई है। वहीं वनडे टीम में फिटनेस से जूझ रहे मोहम्मद शमी की जगह धवल कुलकर्णी को शामिल किया गया है। मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति ने बैठक के बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट और वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह 2 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्हें रविंद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया गया है। हरभजन को लिया गया है खास करके जो बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रेंथ है और जितने लेफ्ट हैंडर्स उनके साइड में है उसको नजर रखते हुए सिलेक्शन कमिटी फेल्ट दैट a second off spinner is needed, and we had a selection committee also had a long discussion with the captain Mr. Virat Kohli on this issue, and then the decision was taken. टेस्ट टीम में कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, शिखर धवन, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा शामिल हैं। गेंदबाज के तौर पर आर अश्विन, हरभजन सिंह, कर्ण शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, वरुण एरोन और ईशान शर्मा को जगह दी गई है। Chopping and changing or disturbing the combination is not what selectors felt that this is the right time. जब जरूरत पड़ती है, अगर फिटनेस का इशू होगा आगे, तो हम जरूर उस बारे में भी विचार करेंगे। बीसीसीआई ने चोटिल मोहम्मद सामी को छोड़कर विश्व कप में खेलने वाली टीम पर भरोसा जताया है। समी की जगह धवन कुलकर्णी को 15 सदस्यीय टीम में मौका मिला है। टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना और अंबाती रायडू को बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहित शर्मा, स्टुअर्ट बिन्नी और धवल कुलकर्णी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया 10 से 14 जून तक फतुल्लाह में टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं 3 वनडे 18 जून, 21 जून और 24 जून को मीरपुर में खेले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब नजर देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विधायक चुनाव अधिकारी समेत 13 को नोटिस जारी कर मामले में 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर झड़प हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर देसी बम फेंके गए, इससे कई लोग घायल हो गए। गुजरात सरकार ने फलों व सब्जियों को एपीएमसी कानून से बाहर कर दिया है। इससे राज्य के किसान अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकेंगे। अभी तक किसानों के लिए फल और सब्जियों की बिक्री अनिवार्य रूप से कृषि उपज मंडी समितियों एपीएमसी के जरिए करना जरूरी था। आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी महापुष्करम महोत्सव के आयोजन के लिए भव्य योजना तैयार की है। इस आयोजन के जरिए पर्यावरण संरक्षण और गोदावरी नदी का प्रचार किया जाएगा।
चंद्रयान और मंगल मिशन की कामयाबी के बाद इसरो अब दूसरे ग्रहों में यान भेजने पर विचार कर रहा है। इसरो प्रमुख AS किरण कुमार के मुताबिक वैज्ञानिक UR राव की अगुवाई वाली सलाहकार समिति इस मामले को देख रही है। गूगल और ट्विटर ने खोज के नतीजों में ट्वीट्स दिखाने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इससे पहले दोनों कंपनियों के बीच इस संबंध में साझेदारी थी, जो 2011 में खत्म हो गई थी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।